तो आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति से शुरुआत करते हैं। सोचिए कि किसी राज्य में अभी-अभी चुनाव खत्म हुए हैं बिल्कुल। और एक नई सरकार एकदम भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई है। हम्म अब जीतने के उत्साह में मुख्यमंत्री जी तय करते हैं कि वो राज्य की पूरी व्यवस्था ही बदल देंगे। रातों रात सब कुछ। हाँ, मतलब एक नई राजधानी बनाएंगे या फिर रातों रात हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देंगे और बिना किसी से पूछे नए नियम लागू कर देंगे। तो क्या वे ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब ये कोई तानाशाही तो है नहीं। एग्जैक्टली क्योंकि मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री वो ऐसे हवा में फैसले नहीं ले सकते। उनके ऊपर एक पूरा आप कह सकते हैं कि एक ऑपरेटिंग मैनुअल होता है। सही कहा। एक ऐसा खाका जो ये तय करता है कि सत्ता की ये जो गाड़ी है ना, ये कैसे चलेगी, कौन इसे चलाएगा, और सबसे जरूरी कि ब्रेक किसके हाथ में होगा। हाँ। तो आज के इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल इसी मशीनरी को डिकोड करने वाले हैं। ये बहुत जरूरी विषय है। हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 से लेकर 200 तक के उस हिस्से में गोता लगाएंगे जो किसी भी राज्य सरकार के रोजमर्रा के कामकाज की एकदम रीढ़ है। और ये कोई नीरस थ्योरी वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझना है कि हमारे टैक्स का पैसा आखिर कैसे खर्च होता है और हमारी जीवन को बदलने वाले कानून असल में बनते कैसे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और इसे समझना इसलिए भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि जब हम इन नियमों और अनुच्छेदों की गहराई में जाते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है? हमें पता चलता है कि ये सिर्फ क्या करना है कि कोई लिस्ट नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान? वो कैसे? मतलब देखो, संविधान निर्माताओं को बहुत अच्छे से पता था कि जो सत्ता है वो इंसान को भ्रष्ट कर सकती है। बात तो सही है। इसलिए उन्होंने शक्तियों के संतुलन का एक ऐसा जटिल और सुंदर जाल बुना है जहां कोई भी एक संस्था या व्यक्ति तानाशाह नहीं बन सकता। बिल्कुल। हर ताकत पर किसी न किसी की नजर है। और नजर रखने की जब बात आती है ना, तो सबसे पहला सवाल उस चीज का उठता है जिसके बिना कोई भी सरकार एक कदम भी नहीं चल सकती। यानी कि पैसा। एग्जैक्टली। सत्ता की गाड़ी में ईंधन तो पैसा ही है। तो सरकार के पास जो तिजोरी है उसकी निगरानी कैसे होती है? अगर हम पूरी व्यवस्था को देखें तो शुरुआत ही वित्तीय जवाबदेही से होती है। मुझे यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो है खातों का रखरखाव। हाँ, अनुच्छेद 150। मतलब राज्य अपना हिसाब किताब कैसे रखेगा? क्या ये हर राज्य अपनी मर्जी से तय कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर अनुच्छेद 150 यानी आर्टिकल 150 तस्वीर में आता है। देखिए, अगर महाराष्ट्र सरकार सड़क बनाने का खर्च एक तरीके से लिखे और बिहार सरकार उसी खर्च को किसी बिल्कुल अलग तरीके से अपने खातों में दिखाए, तो फिर पूरे देश के स्तर पर यह समझना नामुमकिन हो जाएगा कि पैसा जा कहां रहा है। एकदम सही। इसी अनुच्छेद 150 कहता है कि राज्य अपने खातों का जो प्रारूप है ना, वो वही रखेंगे जो भारत के राष्ट्रपति तय करेंगे। अच्छा, मतलब राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं? हाँ, लेकिन वो ये फैसला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की सलाह पर करते हैं। CAG। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि खातों में एक रूपता या कहें तो स्टैंडर्डाइजेशन लाया जा रहा है। बिल्कुल। 1 रुपया चाहे दक्षिण भारत में खर्च हो या उत्तर भारत में, कागजों पर वो एक ही भाषा में दर्ज होगा। ठीक है, तो खातों का प्रारूप तो एक जैसा हो गया, लेकिन ये तो सिर्फ लिखने का तरीका हुआ ना। असली सवाल तो ये है कि जो पैसा लिखा गया है क्या वो सही जगह खर्च भी हुआ है? एग्जैक्टली। और यही सबसे बड़ा सवाल है। मतलब अगर किसी विभाग ने कहा कि हमने पुल बनाने के लिए 10,000 टन सीमेंट खरीदा है, तो ये कौन चेक करेगा कि सीमेंट वाकई खरीदा गया था या सिर्फ कागजों पर बिल बन गए? यही वो जगह है जहां अनुच्छेद 151 यानी आर्टिकल 151 का महत्व सामने आता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? जो CAG खातों का तरीका तय करवाते हैं ना, अच्छा, वही CAG एक स्वतंत्र एक्सटर्नल ऑडिटर या कह लें फॉरेंसिक अकाउंटेंट की तरह काम करते हैं। एक एक्सटर्नल ऑडिटर। हाँ, CAG सरकार के हर खर्च की बहुत ही बारीकी से जांच करते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या? CAG सरकार के अधीन काम नहीं करते। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल।
तो जब जांच पूरी हो जाती है तो सीएजी अपनी रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं और फिर राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य की विधानसभा के पटल पर रखवाते हैं। मुझे एक शंका है। हाँ। मतलब रिपोर्ट बन गई, राज्यपाल के पास चली गई और विधानसभा में रख भी दी गई। लेकिन क्या इसका कोई वास्तविक प्रभाव होता है या ये सिर्फ एक रूटीन कागजी कार्रवाई है जो बस किसी अलमारी में धूल फाकती रहती है? ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन मैं कहूंगा कि इसका असर बहुत जबरदस्त होता है। वाकई? कैसे? इसे इस तरह समझिए, सरकार का जो हिस्सा रोजमर्रा का काम करता है, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, हाँ। उसी के पास खर्च करने की ताकत है। लेकिन लोकतंत्र में उस कार्यपालिका को विधायिका यानी चुने हुए विधायकों के प्रति जवाबदेह होना ही पड़ता है। सही बात है। तो जब सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में आती है ना, तो विपक्ष के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार आ जाता है। अच्छा। विधानसभा की एक लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसमें विपक्ष के सदस्य भी होते हैं। ये समिति उस रिपोर्ट के आधार पर सरकारी अधिकारियों को तलब कर सकती है, उनसे एकदम तीखे सवाल पूछ सकती है। मतलब ये वो तंत्र है जो सरकार को मनमानी करने या फिर जनता का पैसा बर्बाद करने से रोकता है। बिल्कुल। ये पारदर्शिता की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी है। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। तो पैसे का हिसाब किताब एकदम पारदर्शी है और उस पे कड़ी नजर भी है। जब ईंधन सुरक्षित है तो सवाल ये उठता है कि इस ईंधन का इस्तेमाल करके राज्य की गाड़ी को असल में चलाता कौन है? यानी राज्य की कार्यपालिका। हाँ। और जब मैं कार्यपालिका के ढांचे को देखती हूँ ना, तो मुझे एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास नजर आता है। वो कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ अनुच्छेद 154 साफ तौर पर कहता है कि राज्य की सारी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। सही है। मतलब कागजों पर तो वे ही राज्य के सर्वेसर्मा हैं, लेकिन ठीक उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो व्यवस्था कहती है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल, अनुच्छेद 163। तो व्यवहारिक रूप से हम सब जानते हैं कि सारे बड़े फैसले तो मुख्यमंत्री लेते हैं। तो कागज पर शक्ति किसी और के पास है और असल जिंदगी में किसी और के पास। तो स्टीयरिंग व्हील असल में है किसके हाथ में? देखिए, मैं कहूंगा कि ये कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये हमारे संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। खूबसूरती? वो कैसे? इस प्रणाली में ना दो तरह के प्रमुख होते हैं। एक नाम मात्र का प्रमुख, जिसे टिट्युलर हेड कहते हैं, और दूसरा वास्तविक प्रमुख या एक्चुअल हेड। अच्छा। अगर हम किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का उदाहरण लें तो मुख्यमंत्री उस कंपनी के सीईओ की तरह हैं, जो रोजमर्रा के फैसले लेते हैं। बिल्कुल, वो नीतियां बनाते हैं और जनता के प्रति सीधे जवाबदेह हैं। वहीं जो राज्यपाल है वो एक तरह से चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है। समझ गए। संविधान ने अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख बनाया है। यानी सारे सरकारी आदेश उन्हीं के नाम पर निकलेंगे, लेकिन वे अपनी मर्जी से काम नहीं करते। एग्जैक्टली। वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करते हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ही सारे फैसले ले रहे हैं और राज्यपाल को बस उनकी सलाह ही माननी है, तो फिर राज्यपाल के पद की जरूरत ही क्या है? क्या वो सिर्फ रिबन काटने और भाषण देने के लिए बिठाए गए हैं? बिल्कुल नहीं। राज्यपाल की भूमिका एक तटस्थ प्रहरी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच की है। सुरक्षा कवच? हाँ, वे केंद्र सरकार और राज्य के बीच एक बहुत अहम कड़ी हैं। राज्य की गाड़ी मुख्यमंत्री ही चला रहे हैं, लेकिन राज्यपाल ये सुनिश्चित करते हैं कि वे गाड़ी सड़क के नियमों यानी संविधान के नियमों के मुताबिक ही चलाएं। एकदम सही। और इसे और पुख्ता करने के लिए ना एक बहुत ही दिलचस्प प्रावधान है, अनुच्छेद 167। आर्टिकल 167। हाँ, मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है। ये मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में है ना? सही कहा। अनुच्छेद 167 ये एकदम स्पष्ट करता है कि ये मुख्यमंत्री का कानूनी कर्तव्य है कि वे राज्य के प्रशासन और जो भी नए कानूनों के प्रस्ताव हैं उनके बारे में राज्यपाल को सारी जानकारी दें। मतलब मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकते कि मुझे तो भारी बहुमत मिला है, मैं अपनी मर्जी से सरकार चलाऊंगा और किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बिल्कुल नहीं कह सकते। ये संवाद की एक अनिवार्य कड़ी बनाता है जो सत्ता के अहंकार को रोकता है। ये तो बहुत जरूरी है। और इसी कार्यपालिका टीम में ना एक और बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी होता है, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। अच्छा,
इनकी क्या भूमिका होती है? अनुच्छेद 165 के तहत ये व्यक्ति राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। जब सरकार किसी कानूनी पचड़े में फंसती है या उसे कानूनों की पेचीदगी समझनी होती है, तो यही महाधिवक्ता सरकार के वकील के रूप में काम करते हैं, राइट? एकदम सही। तो अब हमारे पास एक साफ तस्वीर आ गई है। मुख्यमंत्री गाड़ी चला रहे हैं, राज्यपाल नक्शे पर यानी संविधान पर नजर रखे हुए हैं और महाधिवक्ता उनके कानूनी सलाहकार हैं। बिल्कुल। लेकिन मुख्यमंत्री और उनके मंत्री जिन कानूनों के आधार पर नीतियां बनाते हैं और राज्य चलाते हैं, वे कानून हवा से तो आते नहीं हैं। नहीं, हवा से तो बिल्कुल नहीं आते। वे कहीं ना कहीं तो गढ़े जाते हैं। तो चलिए अब उस जगह चलते हैं जहां कानूनों का निर्माण होता है, यानी राज्य का विधानमंडल। हाँ, विधानमंडल की संरचना बहुत रोचक है। अनुच्छेद 168 से इसका पूरा ढांचा तय होता है। मैं ना इस विधानमंडल को एक विशाल भट्टी या कह लें कसौटी की तरह देखती हूँ। भट्टी? दिलचस्प है, कैसे? मतलब देखिए, जब कोई सरकार किसी नए कानून का एक कच्चा विचार लाती है तो वो इस भट्टी में डाला जाता है। वहाँ विपक्ष उस विचार पर तीखे सवाल उठाता है, कमियां निकालता है, मानो उस कच्चे लोहे पर हथौड़े मारे जा रहे हों। एग्जैक्टली। इस पूरे बहस, हंगामे और चर्चा की गर्मी के बाद ही वो कच्चा विचार एक ठोस और मजबूत कानून का रूप लेता है। और इस पूरी भट्टी को नियंत्रण में रखने का काम विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं, जिनकी बात अनुच्छेद 178 में की गई है। उनका काम है ये सुनिश्चित करना कि गर्मी बनी रहे, बहस हो, लेकिन भट्टी में विस्फोट न हो जाए। ये कसौटी वाली एनालॉजी बहुत सटीक है, मैं कहूँगा। अध्यक्ष ही वो व्यक्ति हैं जो सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। ये तय करते हैं कि किसे बोलने का मौका मिलेगा और कब वोटिंग होगी। और इसमें राज्यपाल का क्या रोल होता है? दूसरी तरफ राज्यपाल का काम इस पूरी प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू करना और खत्म करना है। अच्छा। वे समय समय पर सदन का सत्र बुलाते हैं और जब काम खत्म हो जाता है तो उसे स्थगित करते हैं। और वे नए सत्र की शुरुआत में अपना विशेष संबोधन भी देते हैं, जो असल में सरकार की नीतियों का ही दस्तावेज होता है। बिल्कुल सही। लेकिन इस कसौटी या विधानमंडल के ढांचे को लेकर ना मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या सवाल है? मैंने देखा है कि कुछ राज्यों में इस भट्टी के दो हिस्से हैं। एक विधानसभा यानी लोअर हाउस और एक विधान परिषद यानी अपर हाउस। लेकिन ज्यादातर राज्यों में सिर्फ एक ही सदन है यानी विधानसभा। तो पूरे देश के लिए एक समान नियम क्यों नहीं है? संविधान ने ये फर्क क्यों रखा? ये हमारे संविधान निर्माताओं की असाधारण दूरदर्शिता का प्रमाण है। उन्होंने ये समझा कि भारत के हर राज्य की जरूरतें, उसका आकार, जनसंख्या और सबसे महत्वपूर्ण उसकी आर्थिक क्षमता, वो सब अलग अलग है। बिल्कुल। एक दूसरा सदन यानी विधान परिषद बनाए रखने का मतलब है विधायकों के वेतन भत्ते और पूरे सचिवालय का एक भारी भरकम आर्थिक बोझ उठाना। अच्छा, तो छोटे राज्यों के लिए तो ये पैसे की बर्बादी हो सकती है। एकदम सही। इसीलिए अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों को ये लचीलापन दिया गया है कि वे खुद तय करें कि उन्हें विधान परिषद की जरूरत है या नहीं। लेकिन अगर ये इतना बड़ा आर्थिक बोझ है तो बड़े राज्य भी इसे क्यों रखते हैं? इसका असल फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है एक कूलिंग ऑफ चैम्बर के रूप में काम करना। कूलिंग ऑफ चैम्बर? हाँ। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि विधानसभा में कोई सरकार एकदम भारी बहुमत में होती है और वो जनता के किसी तत्कालीन भावना या गुस्से में बहकर रातों रात कोई बहुत ही आक्रामक कानून पास कर देते हैं। हाँ, कोई लोक लुभावन कानून पास कर देते हैं जिसके दीर्घकालिक परिणाम काफी खतरनाक हो सकते हैं। समझ रही हूँ। विधान परिषद में जो चुनाव होते हैं वो सीधे जनता से नहीं होते। वहां शिक्षक, स्नातक और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि होते हैं। तो जब वो जल्दबाजी में पास किया गया बिल इस दूसरे सदन में आता है ना, तो वहां उस पर एकदम ठंडे दिमाग से, बिना किसी चुनावी दबाव के लंबी बहस होती है। तो मतलब ये प्रक्रिया जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर ब्रेक लगाने का काम करती है। ये तो बहुत ही शानदार विचार है। मतलब
एक सदन जहां जनभावनाओं का सीधा असर है और दूसरा सदन जहां चीजों को थोड़ा ठहर कर परखा जाता है। सही कहा। तो चलिए, अब हमारी भट्टी तैयार है। अब बात करते हैं असल प्रक्रिया की। एक विचार जिसे हम विधेयक या बिल कहते हैं, वो कानून का रूप कैसे लेता है? साधारण विधेयकों की यात्रा अनुच्छेद 196 से शुरू होती है। आर्टिकल 196। हाँ। अगर राज्य में 2 सदन है तो साधारण विधेयक को दोनों सदनों से पारित होना पड़ता है। एक सदन से पास होकर वो दूसरे में जाता है, वहां चर्चा होती है, बदलाव सुझाए जाते हैं और फिर पास होता है। ठीक है, ये तो हुआ साधारण विधेयक। लेकिन सबसे दिलचस्प और मैं कहूँगा सबसे कड़ा मोड़ तब आता है जब वो बिल एक धन विधेयक या मनी बिल हो। हाँ। मैंने देखा कि अनुच्छेद 198 और 199 धन विधेयक से जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कोई बिल धन विधेयक बनता कब है। बताइए। जब सरकार को नया टैक्स लगाना हो, टैक्स घटाना हो, बाजार से उधार लेना हो या फिर राज्य के मुख्य बैंक खाते से पैसे निकालने हो, तो ऐसे बिल धन विधेयक कहलाते हैं। बिल्कुल सही। और अनुच्छेद 198 ना एक बहुत ही सख्त नियम लगाता है कि धन विधेयक केवल और केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। मुझे ये समझना है कि पैसों के मामले में ऊपरी सदन यानी विधान परिषद के हाथ पूरी तरह क्यों बांध दिए गए हैं। इसका जवाब समझने के लिए ना पहले हमें ये जानना होगा कि सरकार जिस खाते से पैसा निकालती है उसे संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। एक मिनट, ये संचित निधि क्या है, अगर कोई इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझना चाहे तो? सरल भाषा में संचित निधि राज्य का वो मुख्य खजाना या कह लें एक विशाल गुल्लक है जिसमें जनता से वसूला गया हर एक पैसा, चाहे वो इनकम टैक्स हो या जीएसटी का हिस्सा हो। हाँ, कोई भी करो, वो सब आकर इसी में जमा होता है और सरकार का सारा खर्च इसी गुल्लक से चलता है। अब लोकतंत्र का एक बहुत ही बुनियादी और पुराना सिद्धांत है, बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, यानी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इसका मतलब है कि जनता के इस गुल्लक पर नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का होना चाहिए जिन्हें जनता ने सीधे वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुना है। एग्जैक्टली। और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं यानी विधायक, वो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं। एकदम सही। चूंकि विधान परिषद के सदस्यों को आम जनता ने सीधे तौर पर नहीं चुना है, इसलिए उन्हें जनता के पैसे पर नियंत्रण करने या ये तय करने का अधिकार नहीं है कि टैक्स का पैसा कैसे खर्च होगा। तो क्या विधान परिषद धन विधेयक पर कुछ भी नहीं कर सकती? वो बहस जरूर कर सकती है, कुछ सुझाव दे सकती है और उसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक भी सकती है। लेकिन वो ना तो इसे पूरी तरह खारिज कर सकती है और नहीं अपनी मर्जी से इसमें कोई बदलाव थोप सकती है। तिजोरी की चाबी सिर्फ सीधे जवाबदेह प्रतिनिधियों के हाथ में ही रहनी चाहिए। ये तर्क तो बहुत ही स्पष्ट और लोकतांत्रिक है। अब मान लीजिए कि कोई बिल, चाहे वो साधारण हो या धन विधेयक, विधानमंडल की इस पूरी कसौटी से सफलतापूर्वक पास हो गया, तो क्या वो तुरंत कानून बन जाता है? नहीं, अंतिम मोहर के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। अच्छा। और यहीं प्रवेश होता है अनुच्छेद 200 का, जो पूरी विधायी प्रक्रिया का सबसे निर्णायक मोड़ है। अनुच्छेद 200? इसमें क्या होता है? जब बिल पास होकर राज्यपाल के पास पहुंचता है ना, तो उनके पास कुछ विकल्प होते हैं। पहला, वे तुरंत अपनी स्वीकृति दे सकते हैं और बिल कानून बन जाता है। ठीक है, ये तो सबसे सीधा रास्ता हुआ। दूसरा, वे स्वीकृति रोक सकते हैं। तीसरा, अगर वो धन विधेयक नहीं है तो वे उसे पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भी भेज सकते हैं। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इसमें एक चौथा विकल्प भी है जो शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल, और वो है बिल को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित या कह लें रिजर्व रख लेना। ये केंद्र और राज्य के रिश्तों का ना एक बहुत ही नाजुक सेफ्टी वेल्व है। लेकिन ये सेफ्टी वेल्व काम कैसे करता है? मेरा मतलब है, अगर किसी राज्य की चुनी हुई सरकार ने कोई कानून पास कर ही दिया है, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास क्यों भेजेंगे? क्या ये राज्य के अधिकारों में दखलंदाजी नहीं है? सतह से देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन ये देश की अखंडता के लिए बेहद जरूरी है। वो कैसे? मान लीजिए कोई राज्य सरकार एक ऐसा बिल पास कर देती है जो देश के संविधान के मूल ढांचे के ही खिलाफ हो,
या फिर कोई ऐसा कानून बना देती हो जो हाईकोर्ट की शक्तियों को खत्म करता हो। जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। या कोई ऐसा नियम लाती है जो केंद्र सरकार के किसी मौजूदा कानून से सीधा टकराता हो। समझ रही हूँ। तो अगर राज्यपाल को लगता है कि ये बिल राष्ट्रीय हित या संवैधानिक ढांचे के लिए खतरा है, तो वे तुरंत ब्रेक लगा देते हैं। हाँ। और कहते हैं कि इस पर मैं फैसला नहीं लूंगा, इसे राष्ट्रपति देखेंगे, यानी व्यवहारिक रूप से केंद्र सरकार देखेगी। अच्छा। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी राज्य अपनी संवैधानिक सीमाओं को लांघकर देश की पूरी व्यवस्था को खतरे में न डाल दे। आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए ना, तो ये साफ हो जाता है कि संविधान के ये पन्ने सिर्फ वकीलों या परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग मैनुअल है जिसे समझना हर नागरिक के लिए जरूरी है। ये बताता है कि हम जो टैक्स भरते हैं उसका ऑडिट कैसे होता है। हाँ। ये बताता है कि हमारे जीवन को दिशा देने वाले कानून किन भट्टियों में तपकर निकलते हैं। और ये भी बताता है कि बहुमत के नशे में कोई सरकार तानाशाह न बन जाए, इसके लिए ब्रेक कहाँ लगाए गए हैं। ज्ञान तभी असल ताकत बनता है जब वो आम जीवन से जुड़े। सही बात है। जब कोई आम इंसान इस जटिल मशीनरी को समझ लेता है ना, तो वो महज एक दर्शक नहीं रहता, बल्कि एक जागरूक नागरिक बन जाता है। बिल्कुल। उसे समझ में आता है कि जब विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पर हंगामा हो रहा है या जब राज्यपाल किसी बिल पर हस्ताक्षर करने से मना कर रहे हैं, तो उसके पीछे का असली संवैधानिक खेल क्या है। एग्जैक्टली। और अंत में मैं एक ऐसे विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहती हूँ, जो कागजी नियमों से थोड़ा आगे जाता है। बताइए। हमने अनुच्छेद 200 की बात की, जहां राज्यपाल राज्य के बिल को राष्ट्रपति के पास भेजकर एक सेफ्टी वॉल्व का काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जरा एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना कीजिए जहां राज्य में एक राजनीतिक विचारधारा की सरकार है और केंद्र में किसी बिल्कुल विरोधी विचारधारा की। ये तो अक्सर देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या ये संभव है कि जो नियम देश को बचाने के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में बनाया गया था, वो विरोधी राज्य सरकारों को परेशान करने और उनके काम को ठप करने का एक राजनीतिक हथियार बन जाए? ये एक बहुत ही गंभीर और गहरा सवाल है ना? ये एक ऐसा पहलू है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक आदर्श कानूनी ढांचा जमीनी राजनीति की उलझनों से टकराता है। खैर, ये एक अलग और लंबी बहस का विषय है। बिल्कुल, इस पर तो घंटों बात हो सकती है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए राज्य को चलाने वाला ये ऑपरेटिंग मैनुअल समझना बहुत आसान और रोचक हो गया होगा। आज की इस गहन चर्चा में